ऑनलाइन क्लासेज में मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत बहुलांक। देखिए बहुलांक किसे कहते हैं, क्योंकि इसकी पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था, हम पढ़ रहे थे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। केंद्रीय प्रवृत्ति के मार्क में मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। समंकों को आवृत्ति वितरण के रूप में प्रस्तुत करने से समंक सरल और बोधगम्य हो जाते हैं, परंतु साधारण व्यक्तियों के लिए समंकों के अवलोकन मात्र से उनके संबंध में किसी निश्चित अभिप्राय को निकालना कठिन होता है। इसलिए केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के ऐसे प्राप्तांक को केंद्रीय प्रवृत्ति के मान कहते हैं जो संपूर्ण समूह का केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वही प्राप्तांक होगा जिसके आसपास अधिकतर प्राप्तांक केंद्रित होंगे। जो सेंटर होगा उसे केंद्रीय प्रवृत्ति के मान कहा जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, बहुलांक, मध्यांक और मध्यमान। तो हम पढ़ रहे थे बहुलांक। बहुलांक को हम बहुलक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक भी कहते हैं और भूयिष्ठक भी कहते हैं। भूयिष्ठक बहुलांक को हम बहुलक भी कहते हैं और भूयिष्ठक भी कहते हैं। बहुलांक वह प्राप्तांक है जो समूह में सबसे अधिक प्रचलित या लोकप्रिय होता है। बहुलांक वह प्राप्तांक है जो समूह में सबसे अधिक प्रचलित। बहुलांक वह प्राप्तांक है जो समूह में सबसे अधिक प्रचलित या लोकप्रिय होता है। बहुलांक कहलाता है। अगर बहुलांक वह प्राप्तांक है जो समूह में सबसे अधिक प्रचलित होता है या लोकप्रिय होता है। और सबसे अधिक प्रचलित या लोकप्रिय क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आया हो, जिसका प्रयोग सबसे अधिक बार किया जाता है, वह सबसे अधिक प्रचलित मान कहलाता है। यह वह प्राप्तांक है जिसे सबसे अधिक छात्र प्राप्त करते हैं। बहुलांक वह प्राप्तांक है जिसे सबसे अधिक छात्र प्राप्त करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक क्लास में बहुत सारे छात्र होते हैं, जैसे 50 छात्र हैं, उनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक वाले को हम अलग कर सकते हैं, 0% वाले को हम अलग कर सकते हैं। लेकिन एक वर्ग समूह ऐसा होगा जो सबसे अधिक छात्रों ने प्राप्त किया होगा। एक वर्ग ऐसा होगा जिसको जैसे 60% मार्क्स मैक्सिमम छात्रों ने प्राप्त किए होंगे, तो वह क्या कहलाएगा? बहुलांक कहलाएगा। दूसरे शब्दों में या अतः हम इसे केंद्रभूत प्राप्तांक भी कहते हैं। किसी समूह का केंद्रभूत प्राप्तांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रभूत यानी सेंटर बिंदु, केंद्रभूत प्राप्तांक भी हम इसे बोलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में बहुलांक वह प्राप्तांक है जो सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया, सबसे अधिक बार आता है या जिसकी आवृत्ति बार बार होती है, वह बहुलांक कहलाता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि बहुलांक क्या है। बहुलांक वह प्राप्तांक है जो समूह में सबसे अधिक प्रचलित या लोकप्रिय होता है। इसे केंद्रीय भूत प्राप्तांक भी कहते हैं, या सबसे अधिक छात्र जिसे प्राप्त करते हैं वह बहुलांक कहलाता है। इसे बहुलक भी कहते हैं और भूयिष्ठक भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार जिसकी आवृत्ति होती है, बार बार जिसकी आवृत्ति होती है, उसे हम बहुलांक कहते हैं। जैसे 3, 5, 5,
देखिए 3, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 6, 8 और 7। अब देखिए इसमें ऐसा कौन सा मान है जिसकी सबसे अधिक बार आवृत्ति हुई है, तो हम इसे काउंट कर सकते हैं। 7 एक ऐसा मान है जिसकी बार बार आवृत्ति हुई है, इसे हम बहुलांक कह सकते हैं। देखिए ये है एक समंक्य बहुलांक। 7 की आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ 7 बहुलांक कहलाएगा। और बहुलांक को, इस 7 को मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि इसको हम MO से प्रदर्शित करते हैं। किसको? बहुलांक। यह क्या है इसका? MO संकेताक्षर। इसको बहुलांक का हम इससे प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है, कभी कभी 2 या 2 से अधिक आवृत्तियां, प्राप्तांकों की आवृत्ति अन्य प्राप्तांकों से अधिक किंतु बराबर होती है, तब इन सभी प्राप्तांकों को बहुलक कहा जाता है। देखिए अभी तो इसमें 7 की आवृत्ति 3 बार हुई है, हमने कह दिया 7 इसमें बहुलांक है। लेकिन अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार, तो हम देखते हैं 6 और 6 भी 3 बार आया है, यानी 1 से अधिक प्राप्तांक की आवृत्ति। ये भी क्या कहलाएगा? बहुलांक कहलाएगा। ऐसे ही 8 भी क्या कहलाएगा? बहुलांक कहलाएगा। क्यों? इसे हम द्विसमंक्य बहुलांक कह सकते हैं, और 1 से अधिक बार को बहुसमंक्य बहुलांक भी, द्विबहुलांकी समंक और बहुबहुलांकी समंक भी कहते हैं। जैसे ये मैंने बता दिया आपको कि जब 2 या 2 से अधिक वर्ग की आवृत्ति, एक ही अंक की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है तो उसे हम बहुलांक कहते हैं। लेकिन जब 2 अंकों की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है तो द्विबहुलांकी समंक वह कहलाता है। और यदि ऐसे 3 आंकड़े होते हैं तो वह बहुबहुलांकी समंक कहलाता है। इसे हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। वर्गीकृत समंकों में, ये तो एक ही लाइन का है, एक ही लाइन में से हमने बहुलांक को छांट दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वर्गीकृत यानी कि समूह में प्राप्तांक दिए होते हैं। जैसे समूह में कैसे दिए होंगे? समूह बना दिया जाता है 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 90, इस प्रकार के वर्ग दे दिए। तो वर्गीकृत समूह में, वर्गीकृत समंकों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले वर्ग की, अब इसमें से आवृत्ति इतने ये सारणी बनाई कि इतने % कितने लोगों ने प्राप्त किए? 5, इसमें 7, इसमें 12, इसमें 4। तो सबसे अधिक बार आवृत्ति किसकी है? इस वर्गीकृत समूह की है, 60 से 80 वाले की। तो ये बहुलांक वर्ग कहलाता है, बहुलांक वर्ग कहलाता है। अब देखिए, यद्यपि बहुलांक सबसे अधिक, बहुलांक ऐसा टिपिकल वो नहीं है, सरलता से और आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति वाला मान है यह, लेकिन यह समूह की सामूहिक योग्यता का एक मोटा अनुमान करवाता है। समूह की हम ये छांट तो सकते हैं कि इसमें कक्षा का औसत 60 से 80 के बीच में है, लेकिन हम ये नहीं पता लगा सकते कि कितने छात्रों ने ये 60 to 80 मार्क्स प्राप्त किए हैं, या किसके 66 हैं, किसके 76 हैं। इस यानी मोटा अनुमान बहुलांक के द्वारा हम लगा सकते हैं। हालांकि इससे केंद्रीय प्रवृत्ति के मान सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं बहुलांक के द्वारा, लेकिन इससे मोटा अनुमान हम लगा सकते हैं। कोई खास अनुमान इससे हम नहीं लगा सकते। बहुलांक का प्रयोग केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के रूप में करने में 3 परेशानियां होती हैं। पहला क्या, कि यह आवश्यक नहीं है कि केवल एक ही बहुलांक हो। परेशानियां क्या हैं? पहली तो यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि केवल एक ही बहुलांक हो। यानी मैंने बताया कि 2 या 2 से अधिक बहुलांक भी हो सकते हैं।
दूसरा, दिए गए समंकों के लिए एक से अधिक बहुलांक भी हो सकते हैं। दूसरा, आवश्यक नहीं है कि यह केंद्रीय प्राप्तांक ही हो। यह आवश्यक नहीं कि यह केंद्रीय सेंटर बिंदु हो, केंद्रीय प्राप्तांक ही हो। ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, सेंटर बिंदु नहीं है। दूसरा, मतलब किनारे पर स्थित कभी कभार, जैसे हम कहें 40% वाले छात्र अधिक हैं तो हम ये सेंटर मान नहीं मान सकते क्लास का, इसके औसत मान नहीं मान सकते। इसके तो यही है कि बिल्कुल किनारे पर स्थित मान भी इसमें उसकी आवृत्ति बार बार हो जाती है। तीसरा है, यह बहुत ही अस्थायी मान होता है। यह बहुत ही अस्थायी मान होता है। स्थिर नहीं होता, यह अस्थायी मान होता है। यानी समूह के कुछ छात्र कभी कभी एक दो छात्रों के प्राप्तांकों में परिवर्तन होने पर भी बहुलांक का मान परिवर्तित हो जाता है। एक दो छात्रों के मान में परिवर्तन हुआ तो बहुलांक का मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो यह बहुत अस्थायी मान होता है। ये 3 कमियां बहुलांक में पाई जाती हैं। यह आवश्यक नहीं कि केवल एक ही बहुलांक हो, एक ही नहीं, हमें द्वि बहुलांकी समंक भी हम पढ़ रहे हैं, बहुबहुलांकी समंक भी हम पढ़ रहे हैं। यह केंद्रीय प्राप्तांक हो, यह जरूरी नहीं कि यह सेंट्रल बिंदु हो, यह नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। यह बहुत ही अस्थायी मान होता है। एक या दो छात्रों के मान में परिवर्तन होने पर इसमें परिवर्तन हो जाता है, तो इसका मान बहुलांक के मान में परिवर्तन हो जाता है, तो इसलिए इसे अस्थायी कहा जाता है। फिर भी बहुलांक की व्यवहारिक उपयोगिता बहुत कम है। अब बात आती है, अब मैंने आपको बहुलांक की गणना करना बता दिया था कि बहुलांक का सूत्र मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एमओ के द्वारा तो हम बहुलांक को प्रदर्शित करते हैं। देखिए, एमओ एल प्लस एल प्लस एफ एम माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ ए प्लस एफ एम माइनस एफ बी इंटू आई। ये सूत्र है इसका ज्ञात करने का, बहुलांक ज्ञात करने का। बहुलांक का दूसरा सूत्र भी मैंने आपको बताया, बहुलांक का दूसरी विधि भी है, एल प्लस एफ ए डिवाइडेड बाई एफ ए माइनस एफ बी इंटू आई। ये सूत्र भी इसका बताया था। अब देखिए, इसमें ये प्रतीक संकेत अक्षर का है। एल बराबर है बहुलांक वर्ग की निम्नतम सीमा, निम्न सीमा। अब है एफ एम बहुलांक वर्ग की आवृत्ति। बहुलांक वर्ग की आवृत्ति एफ ए है बहुलांक वर्ग से ठीक ऊपर के वर्ग की आवृत्ति। बहुलांक वर्ग से ठीक
ऊपर के वर्ग की आवृत्ति FB बहुलांक वर्ग से ठीक नीचे के वर्ग की आवृत्ति, बहुलांक वर्ग से ठीक नीचे के वर्ग की, बहुलांक वर्ग से ठीक नीचे के वर्ग की आवृत्ति। अब क्या रह गया? I वर्ग अंतराल क्या है? I का मतलब वर्ग अंतराल। इन दोनों ही सूत्रों से हम बहुलांक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दोनों के द्वारा प्राप्त मान में भिन्नता आ सकती है, क्योंकि ये मैथमेटिकल तरीके से ये दोनों समान नहीं है, अलग अलग टाइप से इनकी कैलकुलेशन होती है। अब देखिए L बराबर है बहुलांक वर्ग की निम्नतम सीमा, FM बराबर है बहुलांक वर्ग की आवृत्ति, FA बहुलांक वर्ग से ठीक ऊपर के वर्ग की आवृत्ति, FB बहुलांक वर्ग से ठीक नीचे के वर्ग की आवृत्ति, और I का है वर्ग अंतराल, दो वर्गों में अंतराल। अब वर्गांक देखिए, एक सारणी मैं आपको बनवा देती हूँ। वर्ग F और गणना कार्य। वर्ग, दूसरे में F और तीसरे में गणना कार्य। देखिए नाइन्टी से 99, 80 से 89, 70 से 79, 60 से 69, 50 से 59, 40 से 49, 30 से 39, 20 से 29, ये देखिए ये वर्ग समूह हमने बना लिया। 90 से 99, 80 से 89, 70 से 79, 60 से 69, 50 से 59, 40 से 49, 30 से 39, 20 से 29। अब इनकी आवृत्ति है 3, 6, 7, 12, 9, 8, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इनमें अंतर कितने का है? वर्ग अंतराल कितने का है? वर्ग अंतराल मैंने आपको बताया I, तो I बराबर है इसमें 10। I बराबर क्या हुआ? 10। वर्ग अंतराल है 10 का, और ये है इनका n, इनका टोटल कितना है? 50। 6, 50, n क्या है? 50। अब देखिए, अब इसमें हम देखेंगे गणना कार्य हम करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि हम उस वर्ग समूह को देखते हैं जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। ठीक है, तो इस वर्ग समूह में किसकी आवृत्ति सबसे अधिक है?
60 से 69 वाले की, 12 है इसकी, तो हम कहेंगे 60 से 69 वर्ग समूह की आवृत्ति क्या है, सर्वाधिक है, इसलिए ये जो है वह क्या होगा, हमारा बहुलांक वर्ग होगा। 60 से 69 इसमें वर्ग समूह है और इसकी देखिए सबसे ज़्यादा आवृत्ति है 12, तो यह वर्ग बहुलांक वर्ग कहलाएगा। 60 से 69 हमारा क्या कहलाएगा, बहुलांक वर्ग। ये हो गया बहुलांक। अब प्रथम सूत्र से, पहला सूत्र मैंने आपको बताया L प्लस एफ एम माइनस एफ बी, एफ एम माइनस एफ ए, एफ एम माइनस एफ बी। तो लगा लेते हैं हम सूत्र, एम ओ बराबर एल प्लस एफ एम माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ ए प्लस एफ एम माइनस एफ बी और गुना आई। ये सूत्र है हमारा। अब एक एक का मान रखते चलिए, बहुलांक ज्ञात करना है। L क्या है, बहुलांक वर्ग की निम्नतम सीमा, तो निम्नतम सीमा क्या हो गई इसमें, बहुलांक वर्ग की निम्नतम सीमा बहुलांक वर्ग की, तो ये हो गई 50, निम्नतम सीमा क्या हो गई 59.5, 60 है प्लस, अब आई एफ एम माइनस एफ बी। एफ एम क्या हो गई, बहुलांक वर्ग की आवृत्ति कितनी है 12, माइनस एफ बी, एफ बी क्या है, बहुलांक वर्ग के नीचे के वर्ग की आवृत्ति 9 डिवाइडेड बाई 12 माइनस एफ ए, एफ ए क्या है, बहुलांक वर्ग से ठीक ऊपर के वर्ग की आवृत्ति कितनी हो गई 7 प्लस 12 माइनस 9 और ये कितना आ जाएगा इंटू 10। ये हो गया हमारा। अब इसकी आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 63.25 आए, 63.25, ये हो गया हमारा बहुलांक वर्ग। दूसरे सूत्र से निकाल लेना ऐसे ही, जब आवृत्ति वितरण लगभग समंकित होता है तब सूत्र के द्वारा बहुलांक का मान ज्ञात करना कठिन होता है। ये हमें बहुलांक वर्ग की आवृत्ति बहुलांक ज्ञात हुआ है 63.25, ये हमारा बहुलांक है। इस सूत्र के माध्यम से हमने इसको ज्ञात कर लिया है। अब देखिए आगे, अब बात आती है हमारी मध्यांक की। अब बात आती है हमारी मध्यांक की। मध्यांक
देखिए कभी कभी क्या होता है कि आवृत्ति वितरण में आवृत्तियां अनियमित रूप से वितरित होती हैं, उनकी कोई संख्या निर्धारित क्रम संख्या निर्धारित नहीं होती है, अनियमित होती हैं, बिल्कुल अव्यवस्थित रूप से रखी हुई होती। कई वर्गों में लगभग समान आवृत्तियां हो जाती हैं और कभी कभी एक वर्ग एक दूसरे से काफी दूर भी स्थित होते हैं। अभी तो हमने देखा था कि एक वर्ग एक दूसरे के नजदीक थे, उनमें से हमने आवृत्तियां निकाल ली, लेकिन कई बार ये आवृत्तियां बहुत अव्यवस्थित रूप से बिखरी हुई होती है और ये वर्ग एक दूसरे से बहुत दूर भी स्थित होते हैं। तो बहुलांक वर्ग का निर्धारण करते समय अधिक आवृत्तियों वाले वर्गों के आसपास के वर्गों की आवृत्तियों पर भी ध्यान देना हमें पड़ता है। इसलिए ऐसी स्थिति में बहुलांक वर्ग ज्ञात करने के लिए समूहन विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि का? समूहन विधि। समूहन विधि का प्रयोग किया जाता है। समूहन विधि में दो या तीन वर्गों को मिलाकर समूह बनाए जाते हैं। समूहन विधि में क्या होता है? दो या तीन वर्गों को मिलाकर क्या बनाए जाते हैं? समूह बनाए जाते हैं। दो या तीन वर्गों को मिलाकर क्या बनाए जाते हैं? समूह बनाए जाते हैं, क्योंकि वे अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए होते हैं। समूह बनाए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि कौन सा वर्ग सर्वाधिक आवृत्ति वाले समूहों में सर्वाधिक बार सम्मिलित होता है। फिर देखा जाता है कि कौन सा वर्ग सर्वाधिक आवृत्ति वाले समूह में सर्वाधिक बार सम्मिलित होता है। मैं उसका उदाहरण आपको अभी बता दूंगी। इस प्रकार से पहचाने जाने वाले वर्ग को ही वास्तविक बहुलांक वर्ग माना जाता है। दो वर्गों को मिलाकर दो तरह से समूह बनाए जाते हैं, पहला व दूसरा, तीसरा व चौथा आदि, और दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा। तीन वर्गों को मिलाकर तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी कि इसमें दो तरीके से वर्ग बनाए जाते हैं, पहला, दूसरा, और अगर दूसरा है दूसरा और चौथा। इस प्रकार से पहला और दूसरा, एक तो ये वर्ग, और दूसरा और तीसरा, दूसरा यह वर्ग। इस प्रकार से वर्ग बनाए जाते हैं, पहला और दूसरा और तीसरा दूसरे में। इसके बाद दूसरा, चौथा आ जाएगा, दूसरा, तीसरा, और इसमें आ जाएगा चौथा और पांचवा। ठीक है, पहला, दूसरा, फिर दूसरा वर्ग बनेगा तीसरा और चौथा, और इसमें दूसरा और तीसरा, फिर दूसरा वर्ग बनेगा चौथा और पांचवा। इसमें पहले को छोड़ दिया जाता है। दो समंकों वाले में तो ऐसे बनाया जाता है। तीन में भी ऐसे ही बना, तीन तरह के वर्ग बनाए जाते हैं। एक तो पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा, पांचवा, छठा। इस वाले वर्ग में पहला, दूसरा और तीसरा, और दूसरे में चौथा, पांचवा और छठा। इस प्रकार से एक तो ये बन गया, और दूसरा बनेगा दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला बनेगा इसमें, एक तो ये है दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, छठा,
7वां। इस प्रकार से दूसरा बनेगा। और तीसरा कौन सा है? तीसरा, चौथा, 5वां। पहले की 2 छोड़ दिए। तीसरा, चौथा और 5वां और छठा, 7वां, 8वां। इस प्रकार के वर्ग बनेंगे। ठीक है, यानी 2-2 समांक जोड़े वाले हम बनाते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा ये बन जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा। इसमें भी दूसरा बनेगा, दूसरा, तीसरा, 2-2 वाली में बनेगा। ये 2-2 वाली में पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा। इस प्रकार से ये समांक बन जाएंगे। अब इसकी सारणी रूप में गणना हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।